देखिए, लास्ट टाइम तक हमने बात की थी, जितनी भी सांद्रता की इकाइयाँ थी मैंने आपको सबके बारे में बताया था। एक बार मैं चार्ट के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सांद्रता की इकाई और ये सूत्र, यदि कोई टिप्पणी है तो उस टिप्पणी को लिखेंगे क्रम संख्या। सबसे पहले आप बात कर रहे थे द्रव्यमान, सीधा लिख दें आप द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको W/W प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र होता है W/W प्रतिशत बराबर WV इंटू WV अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये फार्मूला होता है। इसका यूज दोनों ही, यदि विलेय एवं विलायक दोनों द्रव्यमान में दिए हुए हों, भार दिया हुआ हो, तो उनके लिए द्रव्यमान प्रतिशत इकाई का उपयोग किया जाता है। अब सेकंड नंबर की बात करें हम, आयतन प्रतिशत, जिसको आप V/V परसेंटेज कह रहे हैं। फार्मूला होता है V/V प्रतिशत बराबर VV अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100। इसको आप यहाँ होके खींच दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे आप W/V परसेंटेज से डिनोट करते हैं। W/V प्रतिशत बराबर WV अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100, अर्थात विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। चौथे नंबर की हमारी इकाई थी ppm, पार्ट पर मिलियन, या ppm बराबर फॉर्मूला होता है इसका WV अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो, क्या कहलाएगी? पार्ट पर मिलियन कहलाएगी। इसमें विलेय सूक्ष्म मात्रा में, यदि विलेय सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित है विलयन में, तो इस इकाई का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक यूनिट थी ppb, आप लिखते हैं पार्ट पर बिलियन, या ppb बराबर फार्मूला होता है WV अपॉन WA प्लस WB
इंटू 10⁹ 1 बिलियन, पूरा बिलियन यदि है उसमें बिली के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 1 बिलियन भाग में उपस्थित हो, इसमें इस इकाई का उपयोग बिली अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो तब इस इकाई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मोल, जिसे आप स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, तो मोल बराबर n बराबर W/m होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। एक नेक्स्ट थी मोल अंश। मोल अंश को आप x से डिनोट करेंगे या XA बराबर आप लिख सकते हैं Na/Na प्लस Nb प्लस Nc। इसमें ये ध्यान रखना आपको XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1 होता है। यदि बिलियन में एक से अधिक अवयव उपस्थित हैं तो उन सभी अवयवों की मोल अंशों का योगफल हमेशा इकाई होता है। नेक्स्ट जो यूनिट थी हमारी वो थी मोलरता। कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। यदि इसकी यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट लिख देंगे यहाँ मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारी यूनिट थी मोललता। स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, अर्थात विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो मोललता कहलाती है। इसे मोल किलोग्राम इनवर्स यूनिट के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट थी 10वें नंबर की नॉर्मलता। कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल N बराबर WB इंटू 1000 अपॉन WEQ इंटू BML। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसके लिए यदि इकाई की बात की जाए तो मोल इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, ऐसे इसकी यूनिट लिखेंगे आप। और लास्ट में आपकी जो इकाई थी वो है फार्मलता। कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फार्मलता F बराबर WB इंटू 1000 अपॉन WF इंटू BML। हेयर WF ग्राम सूत्र भार, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ग्राम सूत्र प्रति लीटर। इस तरीके से हमने जितनी भी सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी वो सभी सांद्रता की इकाइयाँ यहाँ इस टेबल में उपस्थित हैं। सबके फॉर्मूले हैं। मैक्सिमम के जो यूनिट यूज़ की जाती है तो यूनिट लिखी है मैंने। अब इनमें आपको एक चीज़ देखनी है, जिनमें आयतन दे रखा है वो सभी टेम्परेचर से अफेक्ट होंगी। डायरेक्टली बता रहा हूँ वो सबके लिए। आयतन ताप के समानुपाती होता है।
और आयतन ताप के समानुपाती होता है, तो आयतन जिनमें भी आ रहा है, जिन यूनिटों में आ रहा है, तो वो सब ताप से प्रभावित होंगी। देखो विशेषकर हम इन यूनिटों की बात करेंगे, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। इनमें से केवल मोलरता एक ऐसी यूनिट है जो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयतन कहीं नहीं है। बाकी मोलरता, नॉर्मलता एवं फॉर्मलता ये सभी ताप से प्रभावित होंगी। ताप बढ़ाने पर इनकी वैल्यू हमेशा घटती है, अर्थात ताप के व्युत्क्रमानुपाती होंगी। आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मोलरता, नॉर्मलता एवं फॉर्मलता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनकी वैल्यू घटती है। देखिए इसमें देखिए VmL नीचे है, तो ये T बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। ऐसे इसमें VmL नीचे है, T बढ़ाएंगे V बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी। ऐसे इसमें फॉर्मलता घटेगी। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपको स्वयं को करने हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन द्वारा या मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता। देखिए विलेयता की बात कर रहे हैं। विलेयता से तात्पर्य होता है एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसे इकाई आयतन के विलायक में घोला जा सके, जिससे कि विलयन संतृप्त बने। संतृप्त विलयन आप जानते ही हैं, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, अधिकतम मात्रा जिसमें उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो ये वही कंडीशन आ गई संतृप्त विलयन वाली कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसे इकाई आयतन के विलायक में आसानी से घोला जा सके, जिससे कि विलयन संतृप्त बने। अब जैसे दो प्रकार की विलेयता होती है, ठोसों की, द्रवों में विलेयता की बात करें तो एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोली जा सके, ऐसे लिख सकते हैं। प्रायोगिक रूप से जैसे यूज़ करते हैं ना हम, देखिए ये तो जनरल है ही है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से हम जिस सॉल्युबिलिटी को यूज़ करते हैं वो होती है निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसे 100 ग्राम विलायक में घोला जा सके। और यदि सैद्धांतिक बात करें, हम थ्योरेटिकल बात करें, थ्योरेटिकली तो थ्योरेटिकल में निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसे 1 लीटर विलायक में घोला जा सके। 1 लीटर
या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। मैं लिख देता हूँ, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जिसे 1 लीटर विलियन में या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, विलेयता कहलाती है। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। यदि प्रैक्टिकली आपको पूछा जा रहा है तो विलेयता की यूनिट आप लिखेंगे, विलेयता को आप लिखेंगे ग्रामों में मात्रा। निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिकतम ग्रामों में मात्रा जिसे 100 ग्राम विलायक में बोला जा सके। और यदि थ्योरेटिकल हम बात कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से, गणितीय रूप से उसको बात कर रहे हैं, तो निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा, ग्रामों में वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, इसकी यूनिट होगी ग्राम लीटर इनवर्स या ग्राम प्रति लीटर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसे यूज़ करते हैं थ्योरेटिकल रूप से। निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, उसकी विलेयता कहलाती है, जिससे कि संतृप्त विलियन बने। भाई विलियन तो आपको संतृप्ति बनाना है, असंतृप्त, अति संतृप्त तो ये कुछ भी नहीं बनाना है, विलियन संतृप्त बनाना है, उसका अवक्षेपण नहीं होना चाहिए, तभी तो वो विलियन में उपस्थित होगा, अन्यथा वो अवक्षेपित हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, 2 प्रकार की विलेयता आपको पढ़नी है यहाँ। सबसे पहले ठोसों की द्रवों में विलेयता। देखिए ध्यान दें, सभी ठोस विभिन्न प्रकार के द्रवों में कम या अधिक मात्रा में विलेय होते हैं। कोई ठोस अधिक मात्रा में विलेय होता है किसी विलेय पदार्थ द्रव विलायक में, और कोई ठोस कम मात्रा में विलेय होता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के ठोसों की विलेयता भिन्न भिन्न विलायकों में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार के ठोसों की विलेयता विभिन्न प्रकार के विलायकों में भिन्न भिन्न होती है। कोई कम मात्रा में घुलता है, कोई ज़्यादा मात्रा में घुलता है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है ठोसों की या आप ऐसे लिख दें, विलायक की प्रकृति। एक नियम पढ़ा होगा आपने, समान को घोलता है, ये नियम होता है। यदि आप ध्रुवीय विलेय पदार्थ को ध्रुवीय विलायक में घोलना चाह रहे हैं,
जैसे NaCl को आप H2O में घोलना चाह रहे हैं तो उसकी विलेयता उसमें मैक्सिमम होगी। और अध्रुवीय विलेय पदार्थ को अध्रुवीय विलायक में घोलना चाह रहे हैं, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्रुवीय और अध्रुवीय। हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय विलायक की, तो H2O एक ध्रुवीय विलायक होता है। ये ध्रुवीय विलेय जैसे NaCl को बहुत अच्छे से घोलेगा, अर्थात NaCl की विलेयता ध्रुवीय विलायक में, या ध्रुवीय विलेय की विलेयता ध्रुवीय विलायक में मैक्सिमम होती है। अध्रुवीय की बात करें, जैसे बेंजीन है और इसमें हम नेप्थलीन डाल रहे हैं, नेप्थलीन, तो नेप्थलीन अध्रुवीय विलेय पदार्थ है। ये तो देखिए, ये तो विलायक है, सॉल्वेंट में लिख देता हूँ, सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूट। अब ध्यान दें, ध्रुवीय विलेय पदार्थ की विलेयता ध्रुवीय विलायक में मैक्सिमम होती है, अध्रुवीय विलेय पदार्थ की विलेयता अध्रुवीय विलायक में मैक्सिमम होती है, क्योंकि समान समान को घोलता है। यदि आपने नेप्थलीन को जल में घोला तो नहीं घुलेगा, यदि आपने NaCl को बेंजीन में घोला तो नहीं घुलेगा। समझ में आ गया आपके, समान समान को घोलता है नियम। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में अच्छे से घुलता है, अर्थात ध्रुवीय विलेय की विलेयता ध्रुवीय विलायक में अधिकतम होती है, अध्रुवीय विलेय की विलेयता अध्रुवीय विलायक में मैक्सिमम होती है। पहली। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे विलेय पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित होकर उस विलयन से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, उनकी विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे कोई भी आप विलेय पदार्थ की बात कर ले, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो उसके साथ कर रहा है, विलायक के साथ कर रहा है, तो वो आसानी से उसमें घुलेगा। और यदि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है तो या तो समान समान घुलता है, नियम को फॉलो करेगा, ये भी नहीं कर रहा है तो उसकी विलेयता उसमें अपेक्षाकृत कम होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम ताप का प्रभाव। देखिए, ताप का प्रभाव लासातिलिये के नियमानुसार आप समझ सकते हैं। जिनके लिए डेल एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ये मान लीजिए कि वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होते हैं, और जिनके लिए डेल एच इज़ लेस देन ज़ीरो होता है वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होते हैं। अब जैसे आपने किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला और यदि वह ऊष्मा शोषी है तो उसमें ताप बढ़ाने पर, लासातिलिये के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ेगी। और जैसे यदि किसी विलेय पदार्थ को आपने घोला और वो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, अर्थात ऊष्मा शोषी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और इसमें प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, आप बात करें NaCl प्लस H2O की, तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम में आप जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता और बढ़ती जाएगी। ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम की बात कर रहे हैं तो हम जैसे कैल्शियम एसीटेट ले लें, CH3COO का होल ट्वाइस Ca,
कैल्शियम एसीटेट को आप जल में घोल रहे हैं या किसी में भी घोल रहे हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। जैसे हम NaCl नहीं लें, KCl ले लें, या आप NH4Cl ले लें, या आप NaNO3 ले लें, तो ये सब ऊष्माशोषी प्रक्रम होते हैं, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जबकि कैल्शियम एसीटेट है या किसी का कार्बोनेट है, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर हमेशा घटती है, लासातीलिये के नियमानुसार। लासातीलिये ने ये नियम दिए थे, जिसके लिए ΔH इज ग्रेटर देन 0 है वो ऊष्माशोषी होगा, और जिसके लिए ΔH इज लेस देन 0 है वो ऊष्माक्षेपी होगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, और ऊष्माशोषी प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर विलेयता हमेशा बढ़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, चौथा फैक्टर है आपका दाब। देखिए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। लिख देंगे यहाँ, ठोस असंपीड्य होते हैं। अब ठोस असंपीड्य हैं तो इनकी विलेयता पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपने विलेयता के बारे में पढ़ा, और ठोसों की द्रवों में विलेयता की आपने जानकारी ली, जिसमें प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने आपको तीनों चारों प्रकार के बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम गैसों की द्रवों में विलेयता। ध्यान देंगे, गैसों की द्रवों में विलेयता। अब देखिए, आप नॉर्मली हम सोचते हैं कि गैसें वही द्रव में कैसे घुलेंगी, समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जबकि ऐसा होता है। सभी गैसें कम या अधिक मात्रा में द्रव विलायकों द्वारा अवशोषित की जाती हैं, और अवशोषित की जाती है तो वो उसमें खुल जाती है। जैसे जल में घुले तो ऑक्सीजन है, जल में घुले तो ऑक्सीजन नहीं होती तो जलीय जीव की सबकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उस घुलित ऑक्सीजन का वो उपयोग करते हैं। तो यहाँ गैसों की द्रवों में विलेयता को हम पढ़ेंगे अवशोषण गुणांक द्वारा। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक एक टर्म होती है। इससे तात्पर्य क्या होता है, एक निश्चित ताप पर विलयन के इकाई आयतन में एक एटीएम दाब पर अवशोषित गैस की ग्रामों में मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। अर्थात एक निश्चित ताप होगा, एक एटीएम दाब होगा, तो एक एटीएम दाब पर विलयन के इकाई आयतन में किसी विशेष विलायक द्वारा, अब विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित है, अब उपस्थित है तो वो विलयन बन गया। यदि यहाँ विलायक टर्म लेते तो फिर वो विलायक के साथ में यदि वो उपस्थित है तो वो भी विलयन बन जाएगा। इस वजह से हमने विलयन टर्म को यहाँ यूज़ किया है। एक निश्चित ताप पर विलयन के इकाई आयतन में एक एटीएम दाब पर अवशोषित गैस की अधिकतम, अवशोषित गैस की अधिकतम ग्रामों में मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। देखिए, सामान्यतः गैसों में सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक होता है अमोनिया का, उसके बाद में अमोनिया के बाद में आप HCl गैस, H2S गैस, CO2 गैस, उसके बाद में आप
O2 का नंबर आता है। तो अमोनिया जो होती है, अमोनिया गैस के अवशोषण गुणांक का मान, सॉरी इसमें SO2 गैस और होती है यहाँ SO2, अमोनिया SO2 HCl H2S ऐसे क्रम होता है। एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, अमोनिया SO2 HCl H2S CO2। तो अमोनिया गैस के अवशोषण गुणांक अधिकतम होता है, अर्थात कुल मिला के बात यह है कि अमोनिया गैस की इकाई आयतन वाले विलयन में अमोनिया गैस की अवशोषित मात्रा मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम मात्रा ही उसका क्या कहलाएगी, अवशोषण गुणांक कहलाती है। जिस गैस के अवशोषण गुणांक के मान अधिक होते हैं उसकी विलेयता विलयन में अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यदि इन गैसों को किसी इकाई आयतन के विलयन में घोला जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी घुलेगी गैस, अमोनिया, उससे कम SO2, उससे कम HCl, उससे H2S, ऐसे सबसे कम O2 गैस घुलेगी। तो आप बात कर रहे हैं, देखिए गैसों की द्रव्यमान विलेयता, गैसों की द्रव्यमान विलेयता, गैस सभी गैसें द्रव विलायकों में कम या अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, जिसमें अवशोषण गुणांक के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं। अवशोषण गुणांक से तात्पर्य होता है कि निश्चित ताप पर विलयन के इकाई आयतन में 1 atm दाब पर अवशोषित गैस की अधिकतम मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। और जो गैस जिसके अवशोषण गुणांक के मान मैक्सिमम होते हैं वो गैसें अपेक्षाकृत अधिक घुलती हैं, या उनकी विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब बात करेंगे हम गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक तो यही होता है, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति कैसी होती है, वे गैसें जो द्रव विलायकों के साथ में बॉन्डिंग कर लेती हैं, आबंध बना लेती हैं, उन गैसों की विलेयता उन विलायकों में अपेक्षाकृत अधिक होती है, और जो गैसें बॉन्डिंग नहीं कर पाती हैं उनकी विलेयता अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे देखिए आप, मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया की, H2O के साथ में बॉन्डिंग कर लेती है, NH4OH बना लेती है, तो इस वजह से अमोनिया की विलेयता H2O में अधिक है। जबकि जैसे हम O2 की बात करें या N2 की बात करें, ये H2O के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, या कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, तो इनकी विलेयता अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। दूसरी बात कर रहे हैं, अभी अवशोषण गुणांक की बात की थी हमने, तो अवशोषण गुणांक, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक के मान उच्च होते हैं उन गैसों की विलेयता अधिक होती है, और जिनके अवशोषण गुणांक के मान निम्न होते हैं उनकी विलेयता कम होती है। दूसरा फैक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक में क्या लिखना है आपको, वे गैसें जिनके अवशोषण गुणांक के मान उच्च होते हैं उनकी विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि वे गैसें जिनके अवशोषण गुणांक के मान निम्न होते हैं उनकी विलेयता अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा, देखिए ध्यान दें, तीसरा फैक्टर होता है अन्य पदार्थों की उपस्थिति। यदि किसी विलयन में अन्य पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थ या वैद्युत अपघट्ट पहले से उपस्थित हैं तो वो विलायक के बड़े आयतन को घेर लेते हैं।
अब विलायक के बड़े आयतन को जब वो घेर लेते हैं, मॉलिक्यूल को कवर कर लेते हैं, तो उन विलायक के मॉलिक्यूल्स के अंदर गैसों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, गैसों के अणुओं को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब जब गैसों के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाएगी तो विलेयता घट जाती है, अर्थात अन्य पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थ या वैद्युत अपघट्य यदि किसी विलयन में उपस्थित हैं या किसी विलायक में पहले से उपस्थित हैं, तो इन पदार्थों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उस विलायक के अणुओं की, गैस के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। चौथा फैक्टर जो है वो है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करता है। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अवशोषित की गई गैस उसके पृष्ठ पर होकर के निकल जाएगी, अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता या गैसों की द्रवों में विलेयता हमेशा घटती है, केवल और केवल हाइड्रोजन व हीलियम गैस को छोड़कर। बाकी सभी गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऐसी गैसें हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है हमारा दाब। दाब आप जानते हैं कि गैस को तो अफेक्ट करता ही है। दाब के रेफरेंस में हम पूरी एक वीडियो जिसमें हेनरी का नियम, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अब तक जितना मैंने आपको बताया है इसकी आप घर पे प्रैक्टिस करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको प्रेषित करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग, मुझे पता है कि बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ रहे हैं घर, तो आपका पढ़ने का जो शेड्यूल है उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना है। किस प्रकार से चेंज करना है? यदि आप मोबाइल हाथ में लेकर के और लीड कान में लगा करके बस सोते सोते लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो वो आपका तरीका बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल मोबाइल से को कंसंट्रेट करना, मोबाइल से कंसंट्रेट होना है, बिल्कुल उसके साथ में कुर्सी टेबल लगा करके, और जो भी पढ़ाया जाता है उसको हैंड टू हैंड आप बोलने के साथ साथ नोट भी करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और पढ़ाने के बाद में उसे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको देखेंगे, घर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब चीज़ें सार्थक हैं, अन्यथा सब बेकार है आपके लिए। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दाब का जो फैक्टर है गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाला, इसे बताया जाएगा। धन्यवाद।